हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास एट हिस्ट्री यानी इतिहास चैप्टर 7 को देखेंगे। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, यानी न्यू एनसीईआरटी इतिहास क्लास 8 को देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं। पहले अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के समय यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों में विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए थे? भारतीय और शिक्षित सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। भाषाविद क्या? एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, उसे ही भाषाविद कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, देखते हैं। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा को के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया रिएक्शन दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए। भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। प्राच्यवाद की परंपरा क्या थी? सन 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विलियम जोन्स जो है, ये विलियम जोन्स की बात है तो यह जो है स्कॉटिश मिशनरी थे। बंगाल का दौरा के लिए जो है शिक्षा प्रणाली पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसको बंगाल का दौरा के लिए भेजा था। एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीन और लैटिन का अध्ययन किया, ग्रीन और लैटिन भाषा का, और फ्रेंच और अंग्रेजी भी जानते थे। फ्रेंच और अंग्रेजी भी जानकार थे। वो अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में विलियम जोन्स फारसी भाषा सीखते हुए अपने दोस्त फ्रेंड से, ठीक है, आने के बाद रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियाँ, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, पूछा जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 15 जनवरी 1784 ईस्वी में हुआ था, का गठन किया गया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया। विलियम जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उनका पतन होता चला गया, यानी गिरते चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों की उनको खोजना समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन को ही भारत में भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। हेनरी थॉमस कोलब्रुक, देख सकते हैं, वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। ये स्टेचू देख सकते हैं उसी का। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति में सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत से लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी और अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य और काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारों
क्रांतिकारियों का ये मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वहाँ पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे वे पहले ही परिचित है और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेजी देशी जनता का दिल जीत सकता है, केवल तभी अजनबी शासक अपना प्रजा के आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। मदरसा सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्था भी हो सकता है। देख सकते हैं आप लोग। वारेन हेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के पहला गवर्नर जनरल था 1773 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जो है ना, यह जो थे वारेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया हुआ था। कौन? तो वारेन हेस्टिंग क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया हुआ था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कलकत्ता के कासिम बाजार का अध्यक्ष, बाद में बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देख सकते हैं कितना प्रोग्रेस किया ये। ठीक है। स्मारक रिचर्ड वेस्टमाकोट 1830 में कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ये वारेन हेस्टिंग है और भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के बाहरी समर्थक थे। उसके एक तरफ पंडित जी है, एक तरफ यहाँ पंडित जी है, दूसरी तरफ बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है, ये मुंशी है, दूसरी तरफ दिखाई दे। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलिया समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा की भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज पूछा जाता है। बनारस हिंदू कॉलेज 1791 में स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत शिक्षा की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले, परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कट्टू आलोचक भी थे। पूरब की जघन्य गलतियाँ। 19वीं सदी की शुरुआत में ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और वैज्ञानिक और उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले में जेम्स मिल जो थे, ये काफ़ी स्कॉटलैंड के एक इतिहासकार थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देशी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दियाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य धार्मिक साहित्य की वजह से पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम में इस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचनाओं में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड प्राच्यवादी क्या एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले मुंशी ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता है। वर्नाकुलर यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क की चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। कौन? अंग्रेज। ठीक है, देख सकते हैं की प्रगति के समकक्ष नहीं थे। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत अरब के समूचे देश साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाली नहीं है। गहन ऊर्जा आवेशपूर्ण मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान और भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठ साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र
में हुए विकास में अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष देख सकते हैं, स्टडी रूम। मैकाले ने मिंट्स विवरण के आधार पर भारत 1835 का अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला लिया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। कलकत्ता मदरसे एवं बनारस संस्कृत कॉलेज, ये बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में जो स्थापना हुई थी। कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। व्यवसाय के लिए शिक्षा 1854 ईस्वी में वुड डिस्पेच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो ना वुड डिस्पेच 1854 शिक्षा के लिए लाया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी एक संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पेच के नाम से जाना जाता है। कौन? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ल्स वुड। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है। प्राच्यवादी ज्ञान के संस्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होते हैं। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। इसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार, वाणिज्य और विस्तार होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास, डेवलप के महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली में इससे अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और अक्षांशों में बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू करेंगे। देख सकते हैं ज्ञानों की भाषा क्या था। अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा, सभी पक्ष का एक बात सहमत दिखाई देते हैं कि भारत देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियाँ होती हैं न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ उनकी दरिद्र और रूखी है। अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनसे अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। थॉमस वेलिंगटन मैकाले देखते हैं इसके द्वारा किया 2 फरवरी 1835 में। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा भारतीय नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था बल्कि यहाँ के लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता। 1854 में वुड डिस्पेच नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामले पर सरकार का कंट्रोल स्थापित की जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही, मेरठ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेरठ में और दिल्ली में जो हुआ था 1857 का विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए गए। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क 1854 के वुड के नीति पत्र से यानी प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वाले निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठ कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। देख सकते हैं 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय कैसा था, आप लोग देख सकते हैं। नैतिक शिक्षा की मांग 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में की जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र के सुधार लाना होता है। नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध कंपनी का भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की स्थिति को शक की नज़रे से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण एवं भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोले पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर अपना मिशन खोला। श्रीरामपुर कलकत्ता, इसका इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 ईस्वी में एक छापा खाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा का प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि भारतीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना की थी, किसने किया था? तो विलियम केरे ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज देख सकते हैं। दृश्य स्थानीय पाठशाला देख सकते हैं आप। आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेज से पहले यहाँ के बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था। यहाँ आपको कभी आपने सोचा कि इस समय बच्चे स्कूल जाते थे? नहीं, अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ। विलियम एडम की रिपोर्ट, विलियम एडम जो थे उसका रिपोर्ट क्या था उसको हम लोग देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। पाठशालाएँ संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएँ स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई। देखते हैं एक ग्रामीण पाठशाला या फ्रांसवा सोल्विन नामक डच पेंटर के द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया। आप लोग देख सकते हैं शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसे कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बरगद की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। कब मान्यता दी? 1950 ईस्वी में। बरगद को हम लोग अंजीर के नाम से भी जानते हैं। बरगद का साइंटिस्ट नाम पूछेगा, वैज्ञानिक नाम तो फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं बरगद। और बरगद पूछा जाता है कि बरगद किस राज्य का राज्य वृक्ष है, तो गुजरात और मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है बरगद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। छाँव से चलती थी तो कई गांव की किसी दुकानदार या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है, क्या विद्यार्थियों की ज़रूरत को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थी को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल के उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। उसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। देख सकते हैं नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी में स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि उसके लिए मौजूद व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किया जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशाला को व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी में बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापक की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं के नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापक पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाले पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थे, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। इन नियमों के दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे, क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई और मौसम में भी बच्चे स्कूल में आना जरूरी
था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी कि बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता। अरविंद घोष काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अरविंद घोष जो है, अरविंद घोष का उपनाम पूछता है, ये अरविंद घोष जो है इसका उपनाम क्या था? अरविंदो। इसके जन्म की बात करें तो 15 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को, यानी भारत का संविधान जब लागू हुआ उस टाइम में मृत्यु हो गई। कहाँ पे जन्म हुआ था? कलकत्ता में। और आश्रम बनाया था, इसका आश्रम था अरविंद आश्रम ओरेविले था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, आप लोग याद रखिएगा। अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 को बम्बई में अपने एक सभ्य भाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल्य के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनकी आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्थाओं के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सिखाना चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने यथासंभव रोजगार पा सकें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकें राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलाव के प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकरण मॉडर्न का कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे आगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी आया तो महात्मा गांधी का जन्म पूछा जाता है तो कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। तो पोरबंदर में। मृत्यु तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है बिरला हाउस दिल्ली में जो है ना, गोडसे जो थे, राम गोडसे, उन्होंने 3 गोली, लगातार 3 गोली उसको उसके सीने में मार दिए थे, राम गोडसे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जाता है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में, चंपारण से नील की खेती से। इस तरह से देख सकते हैं महात्मा गांधी के बारे में आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा में भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। इसके प्रभाव से आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता मानने लगे और वह अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इससे भारतीयों को दास बना दिया। उसने लोगों के पर प्रभाव डाला। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाले, हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दे और अंग्रेज जो को बताए गए अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जाने वाली शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया गया और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले या स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर पर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी, उसकी वाइफ, शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हुए 1940 में शांति निकेतन। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उनमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती है। उसके लिए तो लोगों के हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती है। इससे उसका मस्तिष्क और समझने और क्षमता दोनों विकसित होती है। देख सकते हैं आप लोग, साक्षरता की शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह
मस्तिष्क और भावना के शेष तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है, न ही उसकी शुरुआत, तो केवल एक साधन है जिसके ज़रिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती है, लिहाज मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊँगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूँगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए पता होना चाहिए। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित कई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न थे, अलग थे। शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही, 1930 का दशक का आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पैर की खुली जगह में क्लास चला। टैगोर का शांति निकेतन काफ़ी इंपॉर्टेंट। शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ये देखते हैं आपसे बहुत सारे दोस्तों शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी? टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से पहले बहुत चिढ़ते थे, वह उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन अनुभवों के शिक्षा के बारे में टैगोर और विचारकों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सके, वहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो सके, वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह बच्चों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षा कल्पनाशील हो, बच्चों को समझाते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता चकित होने के कारण उनकी स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी। शांति निकेतन 1921 ईस्वी में स्थापना, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय हित होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। कोयम्बटूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कोयम्बटूर नाम सुन के हमको याद आया। कोयम्बटूर जो है ना, नायाल नदी के किनारे है। किसके? नायाल नदी के किनारे बसा हुआ तमिलनाडु में है, ठीक है, या नीलगिरी की तराई क्षेत्रों में है। कोयम्बटूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। यहाँ मसाला, रेशम, कपास आदि का फसल है। अब पूछा जाता है भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। यह जो है साबरमती नदी के किनारे है। पूरब का मैनचेस्टर कानपुर यूपी को कहते हैं, कानपुर को। यह गंगा नदी के किनारे है। भारत में 3 प्रकार के मैनचेस्टर है, ठीक है। कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 20वीं सदी का प्रारंभ 19वीं सदी के मध्य का ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। सब कहने के लिए शिक्षा 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूल चर्च या ईसाइयों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किए। थॉमस आर्नोल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारों में से एक थे।
वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज़ हम भाषाओं, इतिहास, कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। अर्नोल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते थे। उन्हें नियंत्रित कंट्रोल करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है और उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा का, खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हीं इसी मार्गों पर आगे चलकर जाना था। क्या आप जान सकते हैं किस तरह के विचारों ने इंग्लैंड के गरीबों और उपनिवेशों में देसी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया है? जान सकते हैं आप लोग? तो देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित के जोड़े बनाए। रविंद्रनाथ टैगोर, विलियम जोन्स जो है ना, ये काफ़ी प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि मिला था। टॉमस मैकाले जो थे, टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन करते थे। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। पाठशालाएं प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा होती थी। देखते हैं सही या गलत है कुछ। जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। हाँ, थे, राइट। 1854 के शिक्षा संबंधित डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होनी चाहिए। हाँ, राइट, सही है। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना इस शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नहीं, ये नहीं मानते थे। रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों का सख्त अनुशासन होना चाहिए। नहीं, गलत है। इस तरह से आज का हम लोगों ने टॉपिक को देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।